नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सारे साथी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। सारे मेरे शेर जल्दी से आ जाए। कल हमने संविधान का भाग 13 की बात की थी। आर्टिकल 301 से 306 तक होता था व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। आर्टिकल 301, 302, 303, 304 यही हमारे लिए खास थे। इनकी हमने बात कर दी थी और मैंने जाते जाते बोला भी था कल मैं बात करूंगा अगले पार्ट नंबर 14 पर। ठीक है ना? बहुत से कह रहे होंगे कि हम कहाँ भटक रहे हैं। जो नया नया जुड़ता होगा वो तो कहता होगा हम कहाँ भटक रहे हैं, पॉलिटी खत्म होने को आ गई है क्या? है बाबू, हम चीजों को लिंक करके पढ़ रहे हैं। हम उस तरीके से नहीं पढ़ रहे कि पहले भाग 1 संघवाद उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार। कोई लिंक ही नहीं है उन चीजों का, कोई लिंक ही नहीं है आपस में। हम तो चीजों को कनेक्टिव वे में पढ़ रहे हैं, कनेक्टिव वे में। शासन प्रणाली देखी, ठीक है ना, केंद्र राज्य संबंध देखे, फिर आपातकाल देखा, फिर हम यहाँ आ गए भाग 13 भाग 14। तो हमारी चीजें एकदम कनेक्टिव होके चल रही हैं। ठीक, दीपेश त्रिपाठी, प्रियंका शर्मा, उमेश, अरमान अली, योगेंद्र भाई, प्रतिभा, पुष्पेंद्र, कैसे हैं आप लोग? जितेंद्र लोधा, उम्मीद है सारे के सारे शेर मेरे बढ़िया हो गए। तो पार्ट नंबर 14 पर हम आ चुके हैं और पार्ट 14 में होता क्या है? प्रणाम भाई अभिषेक। चलिए, पार्ट 14 में होता क्या है? पार्ट 14 कहता है भाई संघ व राज्य के अधीन सेवाएं। संघ व राज्य के अधीन, राज्य के अधीन, राज्य के अधीन सेवाएं। संघ व राज्य के अधीन सेवाएं, संघ व राज्य के अधीन सेवाएं। ठीक है ना? सर्विस अंडर, सर्विस अंडर सेंटर एंड स्टेट, सर्विस अंडर सेंटर एंड स्टेट। ठीक है ना? संघ व राज्य के अधीन सेवाएं, संघ व, ठीक, कोई बात नहीं। कुश वर्मा जी बहुत अच्छे, ठीक है। कृष्ण कुमार पंडित जी बहुत बढ़िया। संघ व राज्य के अधीन सेवाएं। और मेरे बच्चे, ये जो संघ व राज्य के अधीन सेवाएं हैं, इसमें जो आपको आर्टिकल कहां से शुरू होता है? 308 से 315 जाएगा और 14, 308 से 314, उसके बाद 23 तक। यानी कि 308 से लेकर, आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक जाता है। कहां तक जाता है? 308 से लेकर 323, 308 से लेकर 323 तक जाता है। और इसमें 2 चैप्टर होते हैं, 2 चैप्टर होते हैं, 2 अध्याय मिलते हैं, 2 अध्याय इसमें मिलते हैं। पूछ लेता है इसलिए जानकारी दे रहा हूं। 2 अध्याय इसमें मिलते हैं। अध्याय को हम इंग्लिश में बोलते हैं चैप्टर। एक होता है चैप्टर 1, चैप्टर 1 अध्याय 1। एक होता है चैप्टर 2 अध्याय 2, चैप्टर 2 अध्याय 2, अध्याय 2। चैप्टर 1 में क्या है? चैप्टर 1 में क्या है? चैप्टर 1 में है सेवाएं, सर्विसेज। चैप्टर 1 में होता है सेवाएं, सर्विसेज, सर्विसेज। चैप्टर 1 में होता है सर्विसेज यानी कि सेवाएं। ठीक है? और सर्विसेज मिलती हैं आपको आर्टिकल नंबर, चैप्टर 1 में जो आर्टिकल है वो है आपके आर्टिकल 308 से लेकर 308 से लेकर 314, 308 से लेकर कहां तक? 314 तक। चैप्टर 2 में मिलता है मेरे बच्चे लोक सेवा आयोग। चैप्टर 2 में मिलता है मेरे बाबू लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग बोले तो पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग बोले तो पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं इसको। ठीक है? पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन इसको बोला जाता है।
लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन। और आर्टिकल कहां से कहां तक है? ठीक है, बाल्मीक सोंधिया जी, सर आपकी क्लास मुझे नहीं मिलती है किसी दिन, मतलब समझा नहीं मैं आपकी बातों को, समझा नहीं बच्चे। पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर बात करें, लोक सेवा आयोग, तो इसमें आर्टिकल कौन से हैं? तो ये शुरू होता है 315 से, चैप्टर 2 315, और 315 से लेकर कहां तक जाता है? 323। 323 कहां तक जाता है? 323 तक जाता है बच्चे। ठीक है, 323 तक ये जाता है। ठीक, कहां तक जाता है मेरे बाबू लोगों? 323 तक जाता है। और ये जो संघ व राज्य के अधीन सेवाएं हैं, ये होती है लोक सेवा या सिविल सेवा। ठीक, ये होती है आपकी लोक सेवा। लोक सेवा बोले तो पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विस। एक होती है आपकी सिविल सेवा, सिविल सेवा। ठीक है, बहुत से कह देते हैं, बहुत से कह देते हैं कि दोनों बात एक ही है, लगभग एक ही है, लेकिन इनमें थोड़ा अंतर है। थोड़ा अंतर कैसे है बेटा? लोक सेवा, पब्लिक सर्विस जो है, पब्लिक सर्विस जो है वो आपकी दो तरह की हो सकती है, दो नहीं बल्कि जैसे आपका सैनिक भी हो सकती है, असैनिक। जैसे आर्मी जो है ये पब्लिक सर्विस नहीं कर रही है क्या? हमारी सुरक्षा नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही है। ठीक है ना? क्या जो और अधिकारी काम कर रहे हैं वो सर्विस नहीं कर रहे हैं हमारे लिए? सर बिल्कुल कर रहे हैं। तो लोक सेवा दो तरह की हो सकती है, सैनिक, असैनिक। लेकिन सिविल सेवा का मतलब होता है केवल और केवल नागरिक सेवा। ठीक है ना? जो ऑफिसों में जो लोग काम कर रहे हैं ये सिविल सर्विसेज, पुलिस वाले हैं ये सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विस कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या नहीं है, ये लोक सेवक में आ सकते हैं लेकिन सैनिक वाली कैटेगरी में नहीं आते। ठीक, भाग 14 भारत में योग्यता आधारित पारदर्शी कुशल सार्वजनिक सेवा प्रणाली सुनिश्चित करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहां तक की बातें क्लियर है, तो बिल्कुल बेसिक बात थी आपसे, बिल्कुल बेसिक। अब मैं अगर चीजों को आगे बढ़ाऊं मेरे बच्चे, तो यहां जो आपकी सर्विसेज हैं, इन सर्विसेज का अगर मैं वर्गीकरण करूं, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, तो आइए क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज देखने चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, अभी आर्टिकलों की बात ही नहीं करनी हमें। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, सेवाओं का वर्गीकरण, सेवाओं का वर्गीकरण, सेवाओं का वर्गीकरण। अगर हम देखें यहां पर, तो सेवाओं का जो वर्गीकरण हुआ है वो तीन तरह से हुआ है। कितनी तरह से हुआ है? तीन टाइप से हुआ है। कैसे कैसे हुआ है? परेशान ना होना, तीन तरह से वर्गीकरण हुआ है। ठीक है, सेवाओं का जो वर्गीकरण हमें दिखाई देता है वो तीन टाइप से। नमस्कार, नमस्कार, कैसे हैं? ठीक, सबसे पहले होता है आपका अखिल भारतीय सेवा, जिसको आप सिविल सर्विसेज भी कहते हो। नंबर एक, अखिल भारतीय सेवा। नंबर एक, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा। इसी को आप बोलते हो ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है भाई, ऑल इंडिया सर्विसेज। इसी को हम क्या भी कहते हैं? इसी को कहते हैं सिविल सेवा, सिविल सेवा, सिविल सेवा। सिविल सर्विसेज भी बच्चे इसको बोला जाता है। क्या भी बोलते हैं? सिविल सर्विसेज भी इसको बोलते हैं, सिविल सर्विसेज भी इसको बोलते हैं। परेशान ना होना, अलग से भी बता दूंगा। ठीक है, परेशान ना होना। लोक सेवा आयोग को अखिल सेवा कहा जाता है। हाँ बच्चे, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक, नंबर दो आप देखते हैं, यहां आती है एक केंद्रीय सेवा, केंद्रीय सेवा, केंद्रीय सेवा।
इसे हम बोलते हैं सेंट्रल सर्विसेज। क्या बोलते हैं? अमन बाबू, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। उस दिन ठीक है भाई, दूसरी होती है केंद्रीय सेवा। दूसरी क्या होती है? केंद्रीय सेवा, सेंट्रल सर्विस। सेंट्रल सर्विस, सेंट्रल सर्विस, सेंट्रल सर्विस। और तीसरी होती है मेरे भाई राज्य सेवा, राज्य सेवा, राज्य सेवा, स्टेट सर्विस, स्टेट सर्विस, स्टेट सर्विस। तीन होती हैं। एक एक करके इनकी मैं बेसिक जानकारी आपको दूंगा, एक एक करके इनकी बेसिक जानकारी आपको दूंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा डाउट बता दो। सुनील कुमार क्या कह रहे थे, कहां गए? क्या डाउट आया? सुनील कुमार, मेरा डाउट बता दो। सुनील कुमार ने कहा है मेरा कमेंट नहीं जा रहा है क्या? उससे पहले क्या कहा है? टैरिफ कस्टम ड्यूटी होती है। अरे टैरिफ कस्टम ड्यूटी है वो अमेरिका का है, अमेरिका का, बिल्कुल। चलिए क्लियर। अब बात करते हैं आगे राज्य सेवा, एक एक करके। सबसे पहले अखिल भारतीय सेवा, जिसे सिविल सर्विसेज कहते हैं, इसकी बात करूंगा मैं आपसे। आइए, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा बोले तो सिविल सर्विस, सिविल सर्विस, सिविल सेवा। इंग्लिश में तो लिखा चुका हूं पहले ही, ऑल इंडिया सर्विस या सिविल सर्विसेज। ठीक है। अब ये जो अखिल भारतीय सेवा है, ये जो अखिल भारतीय सेवा है, ये बच्चे तीन होती हैं। कितनी होती हैं? तीन होती हैं। सर ऑल इंडिया सर्विसेज वाले जॉब कहां करते हैं? सोनू कुशवाहा जी, ये पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप पढ़ तो लो, पढ़ तो लो। ये तीन होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक होती है आईपीएस, आईएएस, और एक होती है आईआरएस। मैं कह तो रहा हूं पढ़ तो लो, पूछने की आपको उंगलियां थकाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आईएएस होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ठीक है। भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, भारतीय प्रशासनिक, प्रशासनिक सेवाएं, यानी जो पूरा प्रशासन देखते हैं जिले का, जिन्हें आप डीएम कहते हैं ना, यही है। आईएएस ऑफिसर जो होते हैं, जो डीएम बनते हैं, वो यही हैं। पूरा प्रशासन देखते हैं जिले का। भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, ठीक। ये होता है इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, भारतीय पुलिस सेवाएं, भारतीय पुलिस सेवाएं, भारतीय पुलिस, भारतीय पुलिस सेवाएं।
ठीक है, जो आपके जिले में एसपी साहब होते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो यही होते हैं, आईपीएस। और ये होते हैं, इनकी जिम्मेदारी है वनों में, फॉरेस्ट में। आईएएस आईपीएस तो एक ही बात हो गई, अरे आईपीएस लिख गया हमसे, आईएएस आईपीएस तो एक ही हो गई, ये होता है आईएफएस, इसे हटा दीजिए। आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज इसको कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? हाँ, आईपीएस तो सही लिखा था हमने यार, क्या ही खोपड़ी काम कर रही है आज मेरी, सब दिमाग टेंशन में। आईआरएस की जगह इसे करिए आईएफएस। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ठीक है मेरे भाई। भारतीय वन सेवाएं, ये 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। तीनों आपके सामने है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। ठीक, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। बहुत से इसे फॉरेन सर्विसेज पढ़ लेते हैं, फॉरेन गलत होता है, फॉरेन सर्विसेज अलग होती हैं, उसे भी बताऊंगा। एपीएस नहीं आता इसमें, एपीएस एएफएस नहीं आते, ठीक है। हाँ जी उमेश साहू। चलिए, तो अभी बात आएगी आर्टिकलों की, उमेश साहू जी परेशान ना हो, ठीक है। ये 3 होती हैं। अब मेरे बाबू लोगों, आपसे पूछेगा कि अखिल भारतीय सेवा जो है, जिन्हें आप सिविल सेवा भी कह रहे हैं, इन पर नियंत्रण किसका होता है? क्वेश्चन आएगा कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस पर किसका नियंत्रण होता है, यानी अखिल भारतीय सेवाओं पर किसका कंट्रोल होता है, नियंत्रण किसका होता है। तो याद रखना मेरे बच्चे, मान लो डीएम को ही एग्जांपल लेता हूं। अब डीएम साहब अभी आगरा में के डीएम हो, आगरा के, ठीक है, उनकी पदोन्नति हो जाए, पदोन्नति समझते हैं, प्रमोशन, उनका प्रमोशन हो जाए, उन्हें किसी डिपार्टमेंट का सचिव बना दे राज्य सरकार हमारी, ठीक। अब डीएम साहब जो हैं वो यूपीएससी क्रैक करके आए हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि सेंट्रल के आयोग से आए हैं, केंद्र के आयोग से आए हैं, ठीक। लेकिन नौकरी कहां कर रहे हैं? राज्य के अधीन आके कर रहे हैं, राज्यों में जिले के अंदर कर रहे हैं, उन्हें डीएम बना दिया जाता है, ठीक है, डीएम बना दिया जाता है। अब डीएम बन गए, तो मान लो आगरा के डीएम है, कल को उन्हें उठा के एटा का बना दे, मैनपुरी का डीएम बना दे, या इटावा का बना दे, सीतापुर का बना दे, लखीमपुर खीरी का बना दे, कानपुर का बना दे, मेरठ का बना दे। तो ये जो ट्रांसफर है ये कौन करती है? राज्य सरकार करती है, ठीक है। डीएम वगैरह के ट्रांसफर कौन करती रहती है राज्य में? वो राज्य सरकार करती है। डीएम वगैरह को पदोन्नति देनी है कि सचिव बना दिया किसी डिपार्टमेंट का, राज्य सरकार कर सकती है। लेकिन नियुक्ति कहां से हुई थी? केंद्र से, केंद्र का एग्जाम फाइट करके आए हैं, ठीक। उनकी जॉब भी कौन खत्म कर सकता है? राज्य की औकात नहीं है, मुख्यमंत्री की औकात नहीं है किसी डीएम से उसकी नौकरी छीन के दिखा दे। कौन ही खत्म करता है? केंद्र ही। यानी कि नौकरी पर लगाया भी केंद्र ने, नौकरी से हटाएगा भी केंद्र में। इसका मतलब हुआ कि अंतिम नियंत्रण किसका है? लास्ट कंट्रोल किसका है? भाई आदमी को लास्ट होता है अपनी जॉब जाने का डर, जॉब जाने का डर। कोई आईएएस अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी है, पुलिस वाला है, एसपी बन गया किसी जिले में, उसे नौकरी जाने का डर बस किससे होगा? केंद्र सरकार से, क्योंकि केंद्र सरकार अंतिम नियंत्रण रखती है उस पर। बाकी उसका ट्रांसफर वगैरह जो है, पदोन्नति जो है, पद पर बैठाना किसी भी पोस्ट पर, ये कौन करता है? राज्य सरकार करती है, राज्य सरकार। हाँ, फर्रुखाबाद का बन जाए मान लो, ठीक है। तो दोनों सरकारों का कंट्रोल है कहीं ना कहीं। नियंत्रण किसका होता है? संघ व राज्य सरकार, संघ व राज्य, संघ व राज्य दोनों का कंट्रोल होता है, याद रखना। संघ व राज्य दोनों सरकारों का। लेकिन जो पॉइंट मैंने अभी आपको बोल के समझाए थे वो लिख जरूर लेना, कहीं आपसे पूछ ले
कि बताओ इन पर अंतिम नियंत्रण किसका होता है। अंतिम नियंत्रण किसका होता है, लास्ट कंट्रोल किसका है। तो लास्ट कंट्रोल तो वही है भैया कि आप इसकी जॉब नौकरी खाना चाहते हो, इसे नौकरी से हटाना चाहते हो। बाकी नियुक्ति है, पदमुक्ति है, अनुशासन कार्यवाही है, लिख लेना इनकी नियुक्ति, या इसी में लिख लो इनकी जो नियुक्ति होती है अपॉइंटमेंट, इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है अपॉइंटमेंट। पदमुक्ति यानी कि पद से हटाना चाहते हो आप इन्हें, पद से हटाना चाहते हो, मुक्त करना चाहते हो, ठीक है ना, रिमूवल करना चाहते हो। या अनुशासन अनुशासनात्मक कार्यवाही करना चाहते हो कि कोई जो डीएम है वो डिसिप्लिन में रह के काम नहीं कर रहा है, डिसिप्लिन में, तो उसे पनिशमेंट देना चाहते हो, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेना चाहते हो, तो राज्य सरकार नहीं ले सकती। ये तीनों कहलाते हैं अंतिम निर्णय, अंतिम नियंत्रण। ये तीनों टर्म क्या हैं, ये है अंतिम नियंत्रण। ये अंतिम नियंत्रण कहलाते हैं, याद रखना। ये क्या कहलाते हैं बच्चे, अंतिम नियंत्रण कहलाते हैं। भाई कौन इन्हें नौकरी पे बैठाएगा, कौन इन्हें नौकरी से हटाएगा, और कौन इन पर एक्शन ले सकता है ये ठीक से काम ना करें, तो ये अंतिम निर्णय किसके हैं, ये है केंद्र सरकार के, केंद्र सरकार के। इस पर अंतिम नियंत्रण किसका है, केंद्र सरकार का अंतिम नियंत्रण है, याद रखना। कभी भी पूछे कि भैया जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं इन पर लास्ट कंट्रोल किसका होता है, अगर आईएएस, अगर सीएम साहब की बात ना माने तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सीएम अगर उसी पार्टी का है जो केंद्र में बैठी है तब उसका बहुत कुछ बिगड़वा लेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर सीएम उस पार्टी का नहीं है जो केंद्र में बैठी है, बस उसका ट्रांसफर ही करता रहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे योगी जी हैं, योगी जी अभी बीजेपी से हैं, केंद्र में भी बीजेपी है। अगर योगी जी की बात कोई डीएम ना माने, योगी जी कुछ गलत करने को कहें उससे और वो डीएम कहते मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, तो योगी जी उस पर केंद्र से प्रेशर पड़वाएंगे और केंद्र से उसकी नौकरी तक खपा देंगे। यानी कि आप केंद्र से कह के करा सकते हो, खुद कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है, खुद कुछ नहीं कर पाओगे। तो याद रखना केंद्र का ये नियंत्रण है, नियुक्ति, पदमुक्ति और कोई भी अनुशासन से रिलेटेड कार्यवाही। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसे पद पे बैठाना है, पद पे बैठाना, इसका ट्रांसफर करना है, स्थानांतरण करना है, तो ये सब काम कौन काम करेगा, ये सब काम कौन करेगा, तो पद स्थापन, ठीक है, इधर लिख देते हैं पद स्थापन। पद स्थापन का मतलब होता है पद पे बैठाना, किस पोस्ट पे बैठा रहे हो, डीएम बना रहे हो, किसी डिपार्टमेंट का सचिव बना रहे हो, पद स्थापन। ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब जानते होगे आप, स्थानांतरण, एक जिले से दूसरे जिले में भेज दिया, ठीक। ये होते हैं आपके अस्थायी नियंत्रण, अस्थायी, अस्थायी इन्हें हम कहते हैं अस्थायी या तत्कालिक नियंत्रण, तत्कालिक नियंत्रण, तत्कालिक नियंत्रण, ठीक है, कि ये डीएम इस जिले में ज्यादा घोटाले कर रहा है या उल्टे सीधे काम कर रहा है, शासन व्यवस्था इससे नहीं संभल रही, दूसरे जिले भेज दो, तो ये काम तो कर सकती है कौन, ये है राज्य सरकार के। ये किसका कंट्रोल है इन पर, राज्य सरकार का। लेकिन राज्य सरकार सोचे कि मैं इसकी नौकरी खाऊंगी तो भूल जा, राज्य सरकार सोचे मैं इसकी नौकरी खाऊंगी तो भूल जा, भूल जा। किसी भी अखिल भारतीय सेवक की नौकरी नहीं खा सकती राज्य सरकार, बस क्या कर सकती है, उसे किसी भी पोस्ट पे बैठा सकती है, डीएम से उठा करके सचिव बना दिया, इधर भेज दिया, उधर भेज दिया, ट्रांसफर कर दिया एक जिले से दूसरे जिले में, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। बाकी अंतिम नियंत्रण किसके पास है, केंद्र सरकार के। यानी क्वेश्चन बस इतना सा है कि अखिल भारतीय सेवाओं का नियंत्रण किसके पास होता है, तो आप कहेंगे सर नियंत्रण तो दोनों के पास ही है, नियंत्रण तो दोनों के पास ही है। एक के पास अस्थायी है तो दूसरे के पास अंतिम है, क्योंकि उससे डर लगता है वो नौकरी ना छीन ले, वो नौकरी ना छीन ले। बताइए, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात कहूं कि बच्चे जो आईएएस, आईपीएस या आईएफएस है, ये किस मंत्रालय के अधीन काम करते हैं, ये किस मंत्रालय के अधीन काम करते हैं,
चलिए, किस मंत्रालय के अधीन काम करते हैं? आइएगा, ये जो आईएएस है, आईएएस किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? आईएएस किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो ये करता है केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय, केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अधीन, केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अधीन। किसके अधीन काम करता है? केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अधीन। ठीक है, डायरेक्ट अपनी रिपोर्ट भैया इनको देता है, डायरेक्ट अपनी रिपोर्ट इनको देता है सेंट्रल या यूनियन, जो आप लिखना चाहें, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। ठीक है भाई, अंडर सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। और इसके हेड कौन होते हैं याद कर लेना, इसके जो हेड होते हैं, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। हेड कौन होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके हेड होते हैं प्रधानमंत्री। इस डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। यानी वर्तमान में कौन होंगे? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आईपीएस किसके कंट्रोल में रहकर काम करते हैं, किसके अधीन रहकर काम करते हैं? तो आईपीएस जो है यह होते हैं गृह मंत्रालय के अधीन, गृह मंत्रालय के अधीन, गृह मंत्रालय के अधीन। ठीक है ना, और गृह मंत्रालय किसके कंट्रोल में आता है? गृह मंत्री के। ठीक है भाई, गृह मंत्रालय का मालिक कौन हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का मालिक कौन हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है भाई, गृह मंत्रालय का मालिक कौन होगा? सर गृह मंत्री होगा। जैसे अभी कौन है? अमित शाह जी। अभी कौन है? अमित शाह जी। इसी तरीके से जो आईएफएस होते हैं, आईएफएस किसके कंट्रोल में रहकर काम करते हैं, किसके अधीन रहकर काम करते हैं? तो आईएफएस जो होते हैं ये करते हैं मेरे बाबू वन और पर्यावरण मंत्रालय के अधीन, वन और पर्यावरण मंत्रालय के अधीन, वन और पर्यावरण मंत्रालय के अधीन। ठीक है, वन और पर्यावरण मंत्रालय बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट। ठीक है भाई, और अभी अभी आपको पता होना चाहिए, ये करंट में क्वेश्चन बन सकते हैं कि बताओ आईएएस आईपीएस गृह मंत्रालय के अधीन काम करते हैं तो गृह मंत्री कौन है, या गृह मंत्रालय के अध्यक्ष कौन है? अमित शाह जी। या बनवा पर्यावरण मंत्रालय के अध्यक्ष कौन है? तो आपको पता होना चाहिए भूपेंद्र यादव है। हाल फिलहाल में बनवा पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। तो ये इनके अधीन रह के काम करते हैं, याद रखना। इनको डायरेक्ट अपनी रिपोर्ट सौंप सकते हैं, केंद्र के अधिकारी हैं ये। ठीक है, केंद्र के अधिकारी हैं। इतनी बात क्लियर है, यहां तक की बात क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी? ठीक है, अब बात आती है कि अखिल भारतीय सेवा या सिविल सेवा होती है, इसकी स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी? निलंबन और बर्खास्त में क्या अंतर है? बर्खास्त का मतलब होता है खत्म, निलंबन का मतलब होता है सस्पेंड, टेम्परेरी रूप से। निलंबन यानी टेम्परेरी रूप से हटाना, बर्खास्त यानी परमानेंट हटाना। चलिए, अब बात आती है कि ये अखिल भारतीय सेवा या सिविल सेवा जो होती हैं, इनकी स्थापना क्यों की गई है? अखिल भारतीय सेवा या जो ये सिविल सेवा होती हैं या सिविल सेवा, इनकी स्थापना क्यों की गई है मेरे बाबू? इनकी स्थापना क्यों की गई है? अखिल भारतीय सेवा या जो सिविल सेवा होती है उसकी स्थापना का कारण क्या है? तो मैंने आपको जब शासन प्रणाली बताई थी,
शासन प्रणाली, तो मैंने आपको जब एकात्मक शासन प्रणाली बताई थी, आपको याद हो, एकात्मक शासन प्रणाली, यूनिटरी गवर्नमेंट बताई थी, यूनिटरी गवर्नमेंट मैंने आपको बताई थी, तो आपको खुद याद होगा मैंने आपसे कहा था कि भैया राज्यों के अंदर केंद्र, सुनील भैया आपका डाउट शुरुआत में ही बता दिया, काहे परेशान है, केंद्रीय कार्मिक नहीं है, पहली बात तो कार्मिक मंत्रालय समझ में नहीं आया, मंत्रालय का नाम है, क्या काम करता है, पूरा प्रशासन दिखवा रहा है जिलों का, डीएम नहीं जानते आप क्या करता है डीएम जिले के अंदर, पूरा प्रशासन देखता है, सीधा रिपोर्ट देता है सेंट्रल को, पर खुपड़िया खराब है। मैंने कहा कि अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी, तो एकात्मक शासन व्यवस्था में मैंने आपसे कहा था कि साथियों एकात्मक का मतलब होता है केंद्र को मजबूती, और हमारे यहां कनाडा वाला संघ है, प्रॉपर संघ नहीं है अमेरिका वाला, कनाडा वाले संघ का मतलब है केंद्र मजबूत बनाना है, संघ तो है लेकिन मजबूती किसको दे के चलनी है, केंद्र को। तो हमारे यहां पे राज्य हैं, राज्यों के अंदर जिले हैं, जिलों का मालिक डीएम होता है, जिलों की पूरी कार्यपालिका का मालिक डीएम है, ठीक, लेकिन डीएम कौन सा पेपर क्वालिफाई करके आया है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, केंद्र का पेपर क्वालिफाई करके आया है, यानी केंद्र ने उसकी नियुक्ति करी है, किसके अंदर, राज्यों के अंदर। ये भी तो ये दिखा रहा था कि केंद्र अपना कंट्रोल रख रहा है राज्यों पे, केंद्र अपना कंट्रोल रख रहा है राज्यों पे, एकात्मक में आपको पढ़ाया है, सारी चीजें वहीं से हैं। तो सबसे पहला बात, अगर क्वेश्चन आ जाए कि अखिल भारतीय सेवाएं या सिविल सेवाएं जरूरी हैं, निम्न कथनों पे विचार करो, कौन सा सही है कौन सा गलत, तो मैं 3-4 पॉइंट आपको बढ़िया से बता रहा, जैसे संपूर्ण भारत या राज्यों के प्रशासन को एक रूपता में स्थापित करना, संपूर्ण भारत और राज्यों के प्रशासन को, राज्यों के प्रशासन को एक रूपता में, एक रूपता या एक रूपता का मतलब होता है एक जैसा, एक रूपता में स्थापित करना। सर मतलब क्या है, मतलब परेशान मत हो, मतलब तो एक एक बात का बताऊंगा, मतलब इतना सा है कि मेरे बच्चे ये केंद्र का पेपर क्वालिफाई किए हैं, इन लोगों की जो ट्रेनिंग है वो कहां पर होती है, केंद्र के अधिकारियों द्वारा होती है, तो इन्होंने सारी की सारी सोचने समझने की क्षमता केंद्र वाली ली है। जब केंद्र के ही अधिकारी लोग इनको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग सेंटर में आईएएस आईपीएस आईएफएस को इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो इनके सोचने समझने की क्षमता भी वैसी ही हो जाएगी जैसे केंद्र के अधिकारियों की होगी। जी सर बिल्कुल हो जाएगी। अब केंद्र के अधिकारी केंद्र के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो राज्यों में इनको भेज दिया जाता है जिससे कि वही सोच राज्यों के अंदर भी पहुंचे, जिलों का विकास भी उसी तरीके से हो जैसे केंद्र चाहता है। जैसे पूरे भारत का विकास होगा वैसे ही इन राज्यों के प्रशासन को भी चलाया जाना चाहिए, इसीलिए इनकी अपॉइंटमेंट की गई, इसीलिए इनकी स्थापना की गई कि केंद्र के ही अधिकारी अगर आपको ट्रेन करेंगे और आप जिलों के अंदर जाकर के बैठेंगे तो जिलों में भी वही सोचने समझने की क्षमता अधिकारियों की होगी जो केंद्रीय लेवल पे है। तो एक रूपता, एक जैसा डेवलपमेंट, एक जैसा प्रशासन चलेगा। तो सबसे पहली बात तो ये हुई। दूसरा, राष्ट्रीय एकता व एकीकरण को सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय एकता व एकीकरण को सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय एकता व एकीकरण को क्या करना, सुनिश्चित करना। एकीकरण का मतलब होता है एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था मतलब किसे मजबूती देना, सर केंद्र को मजबूती देना। तो भैया आप राज्यों के अंदर जिलों के मालिक बना रहे हो अपने अधिकारियों को।
आप राज्यों के अंदर जिलों का मालिक अपने अधिकारियों को बना रहे हो, यानी आप क्या चाह रहे हो? एकीकरण, कि केंद्र की तरफ चीजें बनी रहे, केंद्र मजबूती में बना रहे, साथ में राष्ट्र में एकता रहे, क्योंकि सब जिलों का अधिकारी कहां से आएगा? केंद्र से आएगा। कहां से आएगा? केंद्र से आएगा। कहां से आएगा? केंद्र से। साथ में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। सहकारी संघवाद मैंने पहली दूसरी क्लास में ही पढ़ाया था, मुझे याद है, पहली दूसरी क्लास में ही पढ़ाया था सहकारी संघवाद। याद है किसी को? कोई बच्चा बताए सहकारी संघवाद क्या होता था? तब तो मैं मानूं कि पुरानी क्लासें देखते हो, पुराना जो है वो याद रहता है, नई की तो बहुत खुजली होती है आप में, लेकिन क्या पुराना याद रहता है? क्या पुराना याद रहता है? सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। जल्दी से बता दो सहकारी संघवाद, क्योंकि पढ़ाया है इसलिए मैं इस पर चर्चा ही नहीं करूंगा जब तक मुझे आंसर नहीं आएगा। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, जल्दी से बोल दो। अगला एक आप लिखेंगे राज्यों पर संघ का नियंत्रण। राज्यों पर संघ का नियंत्रण स्थापित करना। राज्यों पर संघ का नियंत्रण स्थापित करना। राज्यों पर संघ का नियंत्रण स्थापित करना। यह पॉइंट तो आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है भाई। केंद्र अपने अधिकारियों को क्यों बैठा रहा है राज्य के अंदर? केंद्र अपने अधिकारियों को क्यों बैठा रहा है राज्य के अंदर? जिससे कि राज्य का कंट्रोल, राज्य पर किसका कंट्रोल बना रहे? संघ का बना रहे। जल्दी से बोलो सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद बता दो, नहीं तो बता रहा हूं मैं, बहुत स्थिति गौतम गंभीर चल रही है। एक लास्ट पॉइंट और याद रखना, दक्षता और निपुणता, साथ में अनुभव स्थापित करना। दक्षता का मतलब होता है एफिशिएंसी। दक्षता, निपुणता, और अनुभव स्थापित करना। और अनुभव स्थापित करना। और अनुभव स्थापित करना। अनुभव तो जानते होगे, एक्सपीरियंस, ठीक है ना? अनुभव तो जानते होगे, एक्सपीरियंस। तो भैया केंद्र अपने अधिकारियों को क्यों बैठाना चाहता है? क्यों बैठाना चाहता है? जिससे कि दक्षता, दक्षता का मतलब होता है एफिशिएंसी, कि जिससे कि जो प्रशासन चलाने की ताकत है वो आपको मिल सके, क्योंकि केंद्र अपने अनुभवी अधिकारी आपके यहां भेज रहा है, ठीक है, उन्हें ट्रेन करके भेज रहा है। निपुणता का मतलब होता है परफेक्टनेस, क्या कहेंगे इसे? परफेक्टनेस, ठीक है। केंद्र ने अपने अधिकारी बिल्कुल बढ़िया तरीके से ट्रेन किए हैं, जो आपके यहां पे अपॉइंट कर रहा है, जिससे कि आपके यहां अनुभवी लोग आए, एक्सपीरियंस लोग आए प्रशासन संभालने के लिए, जिनकी एफिशिएंसी, क्षमता बहुत अच्छी हो। सेंट्रल अपनी शक्ति, सर्वोच्चता स्थापित करना चाहता है। केंद्र व राज्य में आपसी समन्वय, बहुत बढ़िया। अवध सिंह, एक बच्चे का आंसर आया केवल, अवध सिंह। सर सहकारी संघवाद का मतलब होता है, सहकारी संघवाद का मतलब होता है कि केंद्र व राज्य में आपस में बातचीत बनी रहे, दोनों आपस में मिलकर काम करें, दोनों के बीच में कंपटीशन हो, लेकिन पॉजिटिव वाला, सभी को साथ मिलकर आगे बढ़ाने वाला। तो केंद्र और राज्य के बीच की जो जुड़ाव की कड़ी है वो डीएम साहब है। डीएम साहब बेचारे राज्य सरकार को भी झेलते हैं, केंद्र सरकार को भी झेलते हैं, क्योंकि अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार का है, लेकिन ट्रांसफर, इधर उधर पटकना, डिपार्टमेंट बदल देना, ये राज्य सरकार के हाथ में है। क्लियर है? तो भैया केंद्र और राज्य साथ मिलकर सरकारी नीतियों पे काम करें, यही सहकारी संघवाद है। इसीलिए अपने अधिकारी यहां बैठा रहा है, जिससे कि राज्यों पे कंट्रोल भी बना रहे, सहकारी संघवाद भी बना रहे, राष्ट्रीय एकता और एकीकरण बना रहे, प्रशासन अच्छे से चलता रहे, साथ में मेरे बाबू एफिशिएंसी के साथ आपको लोग मिलेंगे, क्योंकि केंद्र अपने अधिकारी आपको दे रहा है, केंद्र अपने अधिकारी आपको दे रहा है। बहुत बढ़िया। लेकिन सबसे पहले अवध भाई ने दिया है, ठीक है, सबसे पहले अवध भाई का ही आया है, बाकी लोगों के बाद में आए। चलिए, तो ये है अखिल भारतीय सेवा या सिविल सेवा की बात। बाकी मैंने दो और लिखी थी, बाकी आज मैंने एक भी आर्टिकल आपके लिए शुरू नहीं किया है, इन्हें मैं यही बात कर देता हूं। केंद्रीय सर्विसेज में दो आती है मेरे बच्चे, केंद्रीय सर्विसेज में दो आती हैं। एक आती है आपकी जिसे हम कहते हैं आयकर सेवा,
कौन सी सेवा? एक आती है मेरे बाबू आयकर सेवा, आयकर सेवा, और दूसरी आती है विदेश सेवा। इसमें आती है फॉरेन सर्विसेज, फॉरेन सर्विसेज, फॉरेन सर्विसेज, फॉरेन सर्विसेज, विदेश सेवा, विदेश सेवा। इसमें आती है विदेश सेवा, फॉरेन सर्विसेज, और दूसरी आती है इनकम सर्विसेज, इनकम सर्विसेज या इनकम टैक्स, इनकम टैक्स करिए, ठीक है ना, इनकम टैक्स सर्विसेज, आयकर सेवा, इनकम टैक्स सर्विसेज, सर्विसेज, आयकर सेवा, आयकर सेवा। और इन पर किसका कंट्रोल होगा? तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है बेटा, इनका नाम ही केंद्रीय सेवा है। ये केवल काम ही किसके लिए करेंगे? सर ये तो केंद्र के लिए ही काम करेंगे। इनका नाम ही कौन सी सर्विसेज है? सर केंद्रीय सेवा। ये काम ही किसके लिए करेंगे? सर केंद्र के लिए करेंगे। इसमें दो आती हैं, विदेश सेवा और आयकर सेवा, ठीक। और कंट्रोल किसका होगा? जब केंद्र के लिए ही काम करोगे तो नियंत्रण किसका होगा? सर नियंत्रण तो केंद्र का ही होगा, नियंत्रण होगा केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार का। इसी तरीके से ये जो राज्य है, ये जो राज्य सेवाएं हैं, तो यहां पर आपने देखा होगा एक फॉर्म आता है हमारे यहां पर पीसीएस, पीसीएस, ठीक है ना, पीसीएस करके एक फॉर्म आते हैं। तो बच्चे यहां पर जैसे आप आईएएस के फॉर्म भरते हो सेंट्रल में, ऐसे ही स्टेट में कौन से भरते हो? पीसीएस, पीसीएस, प्रोविंशियल सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल सर्विसेज, पीसीएस। वहां होते हैं आईएएस, यहां होते हैं मेरे बच्चे पीसीएस, ठीक है ना। जिससे आप देखते हो कि एक एसडीएम की पोस्ट आती है, एसडीएम। आप देखते हो कि पुलिस विभाग में आती है डीएसपी की पोस्ट, डीएसपी की पोस्ट ये आती है ना, एटसेट्रा। पीसीएस से ही तो आती है ये। तो बच्चे ये किसकी सेवाएं हैं? सर ये राज्य की सेवाएं हैं। यानी इनकी नियुक्ति कौन करा रही है? राज्य। इनको इधर उधर ट्रांसफर भी कौन करेगी? राज्य। इनको हटा भी कौन सकती है? सर राज्य। मतलब इन पर कंट्रोल किसका होगा? इन पर नियंत्रण किसका होगा? इन पर नियंत्रण किसका होगा? सर इन पर होगा राज्य सरकार का, क्योंकि ये पूरी तरह से राज्य की सेवाएं हैं, ये पूरी तरह से राज्य की सेवाएं हैं। इनका ट्रांसफर राज्य से बाहर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्हें राज्य सरकार ने अपने यहां बैठा है। स्टेट पब्लिक सर्विस, स्टेट पब्लिक सर्विस, बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर के ये आपका बैकग्राउंड था सर्विसेज का, ये आपका बैकग्राउंड था सर्विसेज का। मैंने अभी कोई संविधान में जो चीज लिखी है वो मैंने शुरू ही नहीं की। मैंने संविधान में जो चीज लिखी है वो अभी शुरू ही नहीं की। संविधान में तो आर्टिकलों में पॉइंट लिखे हैं, और जो इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैं आपके वो शुरू करेंगे हम कल, ठीक है। दीपक भाई यूपीएसआई नहीं आएगी? अरे बिल्कुल आएगी, यूपीएसआई की वैकेंसी आपके लिए देख लेना इसी महीने, इसी महीने, ठीक है। और फोड़ के आओगे मेरी पॉलिटी संविधान के 24 के 24 क्वेश्चन, ये वादा करना, ये वादा करना। पढ़ाई में से आएगा, ये मेरा वादा है, पढ़ाई में से आएगा मेरा ये वादा है। और ये आप अपने से और खुद से सबसे वादा करो, क्योंकि सपना आपका है, सपना आपका है। मजे आप लोगे वर्दी के, रौला आप काटोगे, नौकरी आपको मिलेगी, पैसा आप कमाओगे। तो वादा खुद से अब आप ये करो सभी बच्चे कि अब मैं तो पढ़ाई में से पूरे के पूरे आपको दूंगा, लेकिन आप जो पढ़ के जाएंगे उसे पूरा करके आएंगे। क्वेश्चन आता है तो छूटना नहीं चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सर ने तो पढ़ाया था लेकिन हम पे नहीं हुआ है, ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो मेरे साथियों बड़ी मेहनत से चीजें आपके लिए दी जा रही हैं, ठीक है ना, फुल टाइम देकर के दी जा रही हैं, बहुत तसल्ली के साथ दी जा रही हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा एक भी बालक एक क्वेश्चन भी गलत करके आए। पढ़ाई में से जो जो आता है उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, और इतनी गारंटी मेरी है कि 24 के 24 आपको दिलवा दूंगा, ठीक है। चलिए तो मिलता हूं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेहनत से पढ़ लो, ऐसी संविधान मूल विधि ना मिलेगी दोबारा। चलिए।